हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट का एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पोलर में एक ही पॉइंट के अनेक सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते। ऐसा क्यों है, इसको देखिए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिस्टेंस से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आपका ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी दूरी यानी x दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, और फिर आपको y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में आपको y डिस्टेंस चलनी पड़ती है। उसमें यूनिकनेस होगी, मतलब उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट के अनेक इन्फाइनाइटली मेनी कोऑर्डिनेट्स कैसे हो सकते हैं, इसको व्यापक तौर पर समझने की ज़रूरत है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को सीखते हैं कि एक पॉइंट के मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स, अनेक कोऑर्डिनेट्स किस तरह से हो सकते हैं, कैसे ये संभव होता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझने से पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स की साइन कन्वेंशन का अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये पॉजिटिव कब होते हैं और ये नेगेटिव कब होते हैं। इनके चिन्हों का निर्धारण करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और ये जो साइन कन्वेंशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, पहले उस वीडियो को देख करके आइए, और जब आपकी साइन कन्वेंशन की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आगे आप इस चीज़ को आज समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे एक ही पॉइंट के अनेक कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये कोऑर्डिनेट जो हैं बनते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको ये जो पोल है, इस पोल से चल करके आपको रेडियस वेक्टर की ये जो डिस्टेंस है r, ये तय करके यहाँ तक पहुँचना होता है। यानी एक तो आपको ये डिस्टेंस देखनी पड़ती है, पॉइंट को सीधे पोल से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है जिसे हम रेडियस वेक्टर कहते हैं, उसकी लेंथ कितनी है। और दूसरी चीज़ होती है कि इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके ये जो है OX पोलर एक्सिस, इसी को इनिशियल लाइन कहते हैं। ये सारे बेसिक्स मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे, इसलिए मैंने कहा है कि आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिए। तो इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके इस रेडियस वेक्टर तक पहुंचने के लिए कितना एंगल आपको रोटेट करना पड़ता है, उस एंगल से ये आर्गुमेंट थीटा बनता है। तो सबसे पहला केस तो यही होता है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल घूम लिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने थीटा एंगल घूमे तो हम यहाँ पर पहुंच गए। इसलिए पहला कोऑर्डिनेट का जो सेट है वो r कामा थीटा बन गया। अब यदि हम इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके हमें इसी रेडियस वेक्टर तक पहुंचना है तो उसके लिए एक हम अल्टरनेटिव तरीका भी अपना सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस थीटा को पार करते हुए अपने रोटेशन को इस तरीके से घुमा के हम यहाँ पर एक 360 डिग्री का पूरा अतिरिक्त राउंड घूम करके यहाँ पे पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, थीटा के अलावा हमने 2 पाई डिग्री यानी 360 डिग्री और रोटेशन कर लिया है, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहे हैं, इसलिए ये सारे एंगल पॉजिटिव चलेंगे। तो इस एंगल को अब आप 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। इस एंगल को आप 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो जो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स r कामा थीटा बन रहे थे, वही सेम कोऑर्डिनेट्स अब बन जाएंगे r कामा 2 पाई प्लस थीटा। आप देख रहे हैं कि एंगल जो हो चुका है उसी पॉइंट का, वो अब 2 पाई प्लस थीटा बन चुका है। इतना ही नहीं, एक राउंड के बजाय अगर हमारी इच्छा हुई कि भैया हम 2 राउंड घूमेंगे, तो ये 2 राउंड घूम करके आ गए, तो अब यही एंगल कितना बन जाएगा, अब यही एंगल बन जाएगा 4 पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमने 2 पाई के 2 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद थीटा एंगल और घुमा है। तो इस तरीके से द सेम पॉइंट हैज कैन बी प्रोवाइडेड विद द कोऑर्डिनेट्स r कामा 4 पाई प्लस थीटा। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंप्लीट सीरीज इसी तरीके से बन जाएगी, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। चलिए अब रोटेशन का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं, और अभी हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, लेकिन अब हम अपना रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देखते हैं। यानी इनिशियल लाइन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आपको इस लाइन तक पहुंचना है। तो ये बीच का एंगल जो है, इसका मैग्नीट्यूड थीटा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये एंगल होगा, इस तरफ से आने पर ये एंगल कितना बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चेक करिए कि ये एंगल -2 पाई प्लस थीटा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं बता दूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। अलग से देखिए कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक पहुँच जाते तो आपका एंगल होता -2 पाई, लेकिन आपको तो आना था सिर्फ इस जगह तक, आपने तो थोड़ा एक्स्ट्रा चल लिया।
मतलब आपको यहाँ से आके यहाँ पे रुक जाना था, लेकिन आप इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं तो आपको वापस घूम के वापस लौटना पड़ेगा। इतना कितना वापस लौटना पड़ेगा, थीटा। तो जो ये आपने क्लॉकवाइज में चला था -2π, लेकिन वापस इतना आपको लौटना पड़ गया एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव में आपने -2π चला, लेकिन चूंकि आप आगे निकल गए थे तो आपको वापस लौटना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस थीटा। तो पहले आपने -2π कवर किया, लेकिन बाद में आपको प्लस थीटा चलना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो एंगल बना ये बन गया -2π प्लस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलकर इस रेडियस वेक्टर तक पहुंचना है तो जो एंगल हमारा बनेगा वो -2π प्लस थीटा बनेगा। तो पॉइंट P का पहला कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनाने पर बनेगा r, -2π प्लस थीटा। फिर आप रोटेशंस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इतने पर ही न रुक करके आप अपना रोटेशन घुमा करके इस तरीके से ले आइए। तो अब -2π के बजाय चूंकि आपने 2 राउंड कर लिए हैं तो अब होगा -4π, r, -4π प्लस थीटा। और इसी तरीके से अगर आप अपने रोटेशंस की संख्या को बढ़ाते जाइए तो आप लिख सकते हो, अगला कोऑर्डिनेट लिख सकते हो r, -6π प्लस थीटा एंड सो ऑन। दिस वे यू कैन राइट the coordinates of the same point P in infinitely many ways। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा था वो थीटा के कारण हो रहा था, r हर पॉइंट में फिक्स था। लेकिन अब थोड़ा सा हम पिक्चर को चेंज करना चाहेंगे और अब हमारे कोऑर्डिनेट्स में जो परिवर्तन होगा वो थीटा के कारण न होकर के r के कारण होगा। सो नाउ लेट्स प्ले विद r। इसके लिए देखिए r का साइन कन्वेंशन आपको क्लियर ही होगा। तो जरा ये जो रेडियस वेक्टर आप देख रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चल करके आइए, इसके ठीक विपरीत दिशा में आपको चलना है। सपोज करिए कि आपको इस दिशा में आना है, इस रेडियस वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना होगा, जरा इस एंगल को पहले आप क्लियर कर लीजिए। थीटा ये है और थीटा में ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का एंगल बढ़ गया, तो अब आपका ये एंगल है पाई प्लस थीटा। ये एंगल आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये एंगल है पाई प्लस थीटा। और साइन कन्वेंशन के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप एंगल पाई प्लस थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो जो ये डायरेक्शन आप डैश डैश लाइन देख रहे हैं ये पाई प्लस थीटा इस एंगल की आर्म है, और आर्म ऑफ एंगल के अनुदिश जब आप कोई दूरी चलते हैं तो वो आर जो होता है पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब आप आर्म ऑफ एंगल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि आर्म ये है और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो दूरी r आप लेंगे ये दूरी पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव ली जाएगी। तो इस स्थिति में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बनेंगे -r, पाई प्लस थीटा। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक सेंस में चलने पर r, थीटा होते हैं, उसी सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे तरीके से चलने पर -r, पाई प्लस थीटा हो जाते हैं। और अब इसके बाद आप क्या करें कि आप अपने रोटेशंस की संख्या को बढ़ाते जाएं, इस तरीके से रोटेशंस की संख्या को बढ़ाते जाएं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं -r, पाई प्लस थीटा, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसे हम और इनफाइनाइट स्थितियों में बदल सकते हैं। जैसे कि हर रोटेशन पे 2π बढ़ता है तो यहाँ पाई के आगे 3π हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रोटेशन में ये -r, 5π प्लस थीटा हो जाएगा एंड दिस वे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में नॉन यूनिकनेस का बिहेवियर क्यों होता है। और अब हम लोग चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने चुना है जो बीएससी की परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है और वेरियस एग्जाम्स में आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सो दैट द टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। एक इक्वेशन है L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा और दूसरी इक्वेशन है L/R इज इक्वल टू -1 माइनस ई कॉस थीटा। और दिखने में ये दोनों इक्वेशन अलग हैं, एक में +1 का यूज हो रहा है जबकि दूसरी इक्वेशन में -1 का यूज हो रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ है, इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिसिटी की कॉन्सेप्ट का ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई, दोनों में से पहली इक्वेशन जो दी हुई है उसको हमने लिख लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। Now
रिप्लेसिंग r कामा थीटा बाई माइनस r कामा पाई प्लस थीटा। अभी आपने पिछले पेज में देखा कि जो पॉइंट r थीटा होता है वही सेम पॉइंट माइनस r कामा पाई प्लस थीटा भी होता है। तो हम सेम एक ही पॉइंट को अगर इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एल आर की जगह आप करेंगे माइनस r और कॉस थीटा, थीटा की जगह आप करेंगे पाई प्लस थीटा। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस एल बाई आर इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और वो माइनस यहाँ पर आके प्लस कर देगा, तो 1 प्लस ई कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये इधर वाला माइनस आप इस तरफ ले आइए, तो एल बाई आर इज इक्वल टू -1 माइनस ई कॉस थीटा। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 ये थी और इक्वेशन 2 ये जो दूसरी वाली इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी वही आ चुकी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है दिखने में जरूर डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियरली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। तो बड़ा ही छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें आपने देखा कि एक ही पॉइंट को दो अलग अलग तरीके से लिखने से किस तरीके से कोनिक की इक्वेशन में चेंज आ गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेस्ड होगा पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के पारस्परिक संबंध के बारे में, यानी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स।